हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। देखो, लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमेशा रेडी टू फायर स्टेट में रखे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जिनके पेट में हमेशा न्यूक्लियर बॉम्ब को रेडी रखने की गुड़गुड़ हो रही है, वो है अमेरिका और रशिया। इसके अलावा इस वीडियो में और भी बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़े हुए सवालों का जवाब मिलेगा, जैसे कि किस तरीके से एक न्यूक्लियर मिसाइल तैयार होती है, उसका लॉन्च सीक्वेंस क्या है और उसमें वारहेड पहले से लगाकर क्यों नहीं रखते। इसके अलावा अलग अलग देश अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कहां बनाते हैं और इन परमाणु हथियारों को मेंटेन करने के लिए आखिर कितना खर्चा आता है। क्या किसी तरीके से इन न्यूक्लियर साइट्स का पता लगाया जा सकता है और क्या एआई की पहुंच हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब तक है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेडी टू फायर न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है। देखो, जब न्यूक्लियर बॉम्ब को डिलीवरी सिस्टम के ऊपर लगाकर हर समय तैयार रखा जाता है तो इस परिस्थिति को रेडी टू फायर स्टेट कहते हैं और इसे न्यूक्लियर बॉम्ब की भाषा में लॉन्च ऑन वार्निंग या हेयर ट्रिगर कैपेसिटी कहा जाता है। अब इनका क्या मतलब है? तो जी, इसका मतलब है 24 घंटे 7 दिन एक बॉम्ब हर समय लॉन्च के लिए तैयार। बस लॉन्च कोड डालो और मिसाइल निकालो। लेकिन आजकल ये काम सिर्फ दो ही देश करते हैं, यानी कि अमेरिका और रशिया, पर वो भी जमीन और पानी के नीचे, हवा में नहीं करते। और इसका कारण है ऑपरेशन क्रोम डोम, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉम्बर लगातार 24 घंटे 7 दिन सोवियत यूनियन के एयर स्पेस के आसपास उड़ रहा था। ये कोल्ड वॉर का टाइम था और अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा था कि अगर सोवियत यूनियन अमेरिका पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे तो ये उड़ते हुए जहाज अमेरिका को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज देते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही ऑपरेशन क्रोम डोम को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे भी कहानी है, सुनिए। तो जी, 17 जनवरी 1966 में अमेरिका का एक B-52 बॉम्बर स्पेन के गांव पैलोमेरिस के ऊपर KC-135 टैंकर विमान से रिफ्यूलिंग करा रहा होता है। अब इस रिफ्यूलिंग के दौरान दोनों विमान आपस में भिड़ जाते हैं। अब इस B-52 बॉम्बर में 4 हाइड्रोजन बॉम्ब रखे थे और विमानों के आपस में भिड़ने की वजह से ये जाकर सीधा जमीन पर गिरते हैं। मतलब इनमें से 3 जमीन पर और 1 समुद्र में गिरता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने कहीं इतिहास में पढ़ा तो नहीं है कि स्पेन में न्यूक्लियर बॉम्ब फटे थे। तो हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक हो। इन 4 में से 3 बॉम्ब फटे थे, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं हुआ था ये समझो। देखो, जो बॉम्ब गिरे थे वो पूरी तरह से आर्म्ड नहीं थे, यानी उनका न्यूक्लियर डेटोनेशन सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं था। उनका सिर्फ एक्सप्लोजिव वाला हिस्सा फटा था। चेन रिएक्शन कभी शुरू ही नहीं हुई, इसलिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं हुआ। एक न्यूक्लियर बॉम्ब के 2 हिस्से होते हैं। पहला हाई एक्सप्लोजिव, जो प्लूटोनियम या यूरेनियम को कंप्रेस करता है और इस कंप्रेशन से पैदा होने वाली गर्मी यूरेनियम और प्लूटोनियम में चेन रिएक्शन को शुरू करती है। अब पैलोमेरिस के ऊपर गिरे हुए ये बम सिर्फ अपने एक्सप्लोजिव वाले हिस्से तक फटे थे, लेकिन इनमें से 2 बॉम्ब के प्लूटोनियम कंटेनर टूट गए, जिससे चारों तरफ रेडिएशन फैल गया। एक बिल्कुल सही सलामत मिल गया और चौथा जो पानी में जाकर गिरा था उसे डीप सी रोबोट्स और सबमरीन की मदद से ढूंढकर बाहर निकाला गया और इस काम को करने में 80 दिन लगे थे। इसके बाद स्पेन ने अमेरिका की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और 1400 टन रेडियो एक्टिव मिट्टी अमेरिका भिजवा दी गई कि भैया अपना रायता अपने आप संभालो। बाद में जाकर मामला शांत हुआ और स्पेन और अमेरिका दोबारा से चड्डी बड्डी बन गए। अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस घटना के बाद अमेरिका सुधर गया होगा। नहीं भाई साहब, नहीं सुधरा। इसके बाद एक और घटना हुई। 21 जनवरी 1968 ग्रीनलैंड के थ्यूले एयर बेस के आसमान में B-52 बॉम्बर के कैबिन में जो कपड़े का तकिया रखा था उसमें हीटर की वजह से आग लग जाती है। आग लगने की वजह से चारों तरफ धुआं भर जाता है। इस आग को क्रू मेंबर्स कंट्रोल नहीं कर पाते और भैया अपना पैराशूट वगैरह लगाकर जहाज से कूद जाते हैं। भाड़ में गया प्लेन और एटम बम। जान बचाओ पहले। प्लेन धरती पर आकर गिरा, 3 बॉम्ब का कन्वेंशनल वॉरहेड फटा और दुनिया भर का रेडियो एक्टिव रायता फैल गया। और कमाल की बात यह है कि इस प्लेन का भी चौथा न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फटा। और उससे भी ज्यादा मजे की बात तो ये है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब आज तक मिला ही नहीं है, ग्रीनलैंड में ही पड़ा है कहीं पर। इसके बाद ग्रीनलैंड से लगभग 2,37,000 क्यूबिक फीट मिट्टी या बर्फ अमेरिका भेजी जाती है कि भैया इसको डिस्पोज ऑफ करो, यानी कि ठिकाने लगाओ। साफ सफाई हो गई, मामला शांत हो गया। चौथा बॉम्ब अभी तक नहीं मिला, जो ट्रंप को वापस चाहिए, इसीलिए वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहिए, लेकिन चौथे बम की वजह से ना, ये तो ठीक ना लग रहा सुनने में। बल्कि रेयर अर्थ मिनरल की वजह से ग्रीनलैंड चाहिए। चलो वापस अपनी वीडियो पर चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब को मेंटेन करना ये तो बहुत ही खतरनाक काम है। तो हाँ, बात बिल्कुल सही है। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिर्फ 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर रेडी टू फायर न्यूक्लियर बॉम्ब रखे जा सकते हैं। पहला पानी के नीचे और दूसरा स्पेस में। अभी तक स्पेस में तो रखने में किसी को कामयाबी मिली नहीं है और पानी के नीचे तो भारत के पास भी है। रशिया
रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है और चाइना के पास भी है। ये चारों देश सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी कि सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकते हैं और सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल हमेशा रेडी टू फायर स्टेट में ही रहती है। अब यहाँ पर यह सवाल भी आता है कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब गलती से लॉन्च हो सकता है? तो वेल, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर पैल सिस्टम यानी कि परमिसेबल एक्शन लिंक्स का इस्तेमाल होता है। अब इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को फायर करने से पहले कोड डाले जाते हैं, जिसे शायद आपने 2 मैन रूल के नाम से भी कहीं ना कहीं पर जरूर पढ़ा होगा। अब देखो, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि न्यूक्लियर बॉम्ब को फायर करने से पहले जो कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए 2 आदमी चाहिए। इसके अलावा जो कोड इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक लॉन्च कोड तो कमांडर के पास होता है और दूसरा लॉन्च कोड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के पास होता है। अब जब ये दोनों कोड उसमें डाले जाएंगे तब जाकर लॉन्च इनिशिएट होगा। इसके बाद ह्यूमन रिव्यू प्रोटोकॉल होता है और मल्टीपल लेयर ऑफ कंफर्मेशन के बाद ही मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। अब देखो, यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि क्या कोई सबमरीन के बाहर से सबमरीन से लॉन्च करा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये पूरा सिस्टम टेम्पर प्रूफ होता है। सिर्फ सबमरीन के अंदर से ही प्रॉपर लॉन्च कोड डाले जा सकते हैं और इसके बाद ही लॉन्च संभव है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई भारत के पास भी सबमरीन है, तो क्या हमने कभी ऐसी स्थिति की प्रैक्टिस करी है? तो हाँ, बिल्कुल करी है। सन 2018 में भारत ने पहली डेटरेंस पेट्रोल की थी। डेटरेंस पेट्रोल का मतलब है कि भारत ने अपनी INS अरिहंत के ऊपर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स लगाकर इस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है कि अगर कभी हमें मिसाइल फायर करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे। प्रैक्टिस सारे देश करते हैं। चलो, इस चीज को बेहतर से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि भारत और चाइना के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पर एग्रेशन दिखाना शुरू कर देता है। इधर से हमारी सेनाएं भी जवाब दे रही हैं। इसके बाद चाइना अपनी नेवी को मोबिलाइज करता है। अब ऐसी स्थिति में भारत ये डिसाइड करता है कि उसको न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अब ये हो गई सिचुएशन। अब इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी और वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी, ये समझो। सबसे पहले दिल्ली में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एक बैठक होगी, जिसको हेड करेंगे हमारे देश के PM और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके बाद एनक्रिप्टेड नेवल कम्युनिकेशन के जरिए सबमरीन से कांटेक्ट किया जाएगा और डेटरेंस रेडीनेस प्रोटोकॉल को इनिशिएट कर देंगे, मतलब कि न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए तैयारी पूरी कर लो और कोड के लिए वेट करो। इसके बाद सबमरीन का कमांडर न्यूक्लियर लॉन्च के लिए अपनी तैयारी पूरी करता है और डुएल की डॉक्ट्रिन के तहत 2 ऑफिसर्स ऑथराइजेशन कोड का एक हिस्सा कमांडर को देते हैं और कोड का दूसरा हिस्सा दिल्ली में स्थित न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से आता है। और जैसे ही कोड मिलते हैं तो मिसाइल के अंदर टारगेट कोऑर्डिनेट्स और लॉन्च सिस्टम को इनिशिएट कर दिया जाता है। मतलब अब मिसाइल का लॉन्च सिर्फ एक बटन दबाने की दूरी पर है। बटन दबाओ और मिसाइल सीधा जाकर दुश्मन देश के ऊपर गिर जाएगी। अब जरा बात करते हैं कि एक परमाणु मिसाइल तैयार कैसे होती है। तो देखो, मिसाइल होती है डिलीवरी सिस्टम, यानी कि उसका काम है न्यूक्लियर वॉरहेड को उसके टारगेट के पास लेकर जाना। ये दोनों चीजें हमेशा अलग अलग रखी जाती हैं, यानी वॉरहेड अलग और डिलीवरी सिस्टम अलग रहता है। ये दोनों ही कोड प्रोटेक्टेड रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी सनकी का दिमाग घुमा और वो इसको लेकर मेट करा दे और बटन दबाकर मिसाइल फायर कर दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि स्थिति खराब हो गई तो सबसे पहले वॉरहेड और डिलीवरी सिस्टम की मीटिंग होगी, यानी मिसाइल के ऊपर वॉरहेड को लगाया जाएगा। फिर थ्रेट असेसमेंट होगा, यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक होगी। इसके बाद लॉन्च के लिए तैयारी करने का आदेश जारी होगा। फिर हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, डेटोनेशन लॉजिक, ये सारी चीजें मिसाइल के अंदर फिट की जाएंगी और मिसाइल जब तक फायर नहीं होगी जब तक डुअल ऑथराइजेशन कोड वेरीफाई ना हो जाए, जिसमें से एक कोड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और दूसरा कमांडर के पास रहता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। अब जरा बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर आर्सेनल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि परमाणु बमों के जखीरे को मेंटेन करने के लिए आखिर कौन देश कितने पैसे में आग लगाता है, मतलब खर्चा कितना होता है। तो देखो जी, डाटा के हिसाब से अमेरिका 95 बिलियन डॉलर, एक साल की बात कर रहा हूं, चाइना लगभग 10 से 11 बिलियन डॉलर, रशिया 9 से 10 बिलियन डॉलर, भारत 2 से 3 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान भी 1 से 2 बिलियन डॉलर हर साल अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मेंटेन करने के लिए खर्चते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग आखिर खर्चा कहां करते हैं, मतलब ये इतनी भारी भरकम रकम कहां पर खर्च की जाती है। तो देखो, ये पैसा बहुत सारी चीजों में खर्च होता है, लेकिन अगर एक एक करके आपको बताऊं तो जो प्लूटोनियम की कोर होती है, जिसे प्लूटोनियम पिट भी कहते हैं, कुछ लोग डायमंड कोर भी कहते हैं, उसकी मेंटेनेंस रखरखाव में भी काफी खर्चा हो जाता है और इसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये भी डिग्रेड करती है, तो इसको रिप्लेस करने में भी बहुत भारी भरकम खर्चा होता है। इसके अलावा फ्यूज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन चेक्स हो गए, इनको भी हर 1-2 साल में अपग्रेड करना पड़ता है। फिर जो डिलीवरी सिस्टम है, यानी कि आपकी जो मिसाइल्स हैं, उनके रखरखाव में भी काफी खर्चा होता है। उसके बाद इस आर्सेनल को मेंटेन करने के लिए स्टाफ भी चाहिए, उनकी सुरक्षा भी चाहिए, तो इसमें भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि आखिर अलग अलग देश किस आधार पर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी का चुनाव करते हैं, मतलब कि उन्हें अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को स्टोर करने वाली जगह कहां पर चुननी है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो देखो,
देखो इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे बढ़िया जगह है गहरे पहाड़, यानी कि ऐसी जगह जहां पर परमाणु हमले का भी असर ना हो। मतलब इन पहाड़ों के नीचे बड़ी बड़ी गहरी टनल बनाई जाती हैं, स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाती हैं, और क्योंकि ऊपर पहाड़ है तो ये सुरक्षा कवच की तरह भी काम कर सकता है। फिर आता है रेगिस्तान, यानी कि ऐसी जमीन जहां पर इंसान और जानवर नहीं रहते। फिर हाईली मिलिटराइज्ड जोन, यानी कि ऐसी जगह जहां पर बहुत ही ज्यादा सुरक्षा पहले से ही मौजूद हो। तो देखो आज के समय में न्यूक्लियर वेपन हर देश के लिए एक एसेट है। अब इस एसेट को बचाने के लिए देश जबरदस्त खर्चा करते हैं, यानी सिक्योरिटी पे भी खर्चा करना पड़ेगा, और सिक्योर जब ही होगा जब इसके बारे में किसी को पता ना हो। इसीलिए ऐसी जगहों का चुनाव किया जाता है जो आसानी से पकड़ में ना आए। अब यहाँ पर यह सवाल भी आता है कि क्या ऐसी साइट्स को सैटेलाइट्स की मदद से खोजा जा सकता है? तो वेल देखो सैटेलाइट से तो ऐसा करना संभव नहीं है। और तरीके हैं जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग। अब अगर आपने कोई न्यूक्लियर साइट जमीन के अंदर बनाई है तो वहां पर एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट कंट्रोल के इक्विपमेंट लगे होंगे, और ये इक्विपमेंट भाई साहब गर्मी पैदा करते हैं। तो अगर जमीन के नीचे से कहीं से गर्मी उत्पन्न हो रही है और इसका अंदाजा लग जाए तो ऐसी साइट्स के बारे में शायद पता लग जाए। और मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं कि 100% गारंटी नहीं है कि पता लगेगा ही। इसके अलावा अगर कोई आपको अनयूजुअल एक्टिविटी सैटेलाइट में पकड़ में आ जाए, यानी कि मिलिट्री की गाड़ी दिखाई दे रही थी और अब गायब, बीचों बीच रेगिस्तान, मिलिट्री का क्या काम? रेगिस्तान में फेंसिंग क्यों कर रखी है, या पहाड़ों पर फेंसिंग क्यों कर रखी है, या कोई भी अजीब स्ट्रक्चर जो कि वहां नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसके बाद आता है कि जासूसी, मतलब ऐसी फैसिलिटी में अगर कोई ऐसा आदमी पहुंच जाए जो किसी दूसरे देश के लिए काम कर रहा हो तो वो भी ये जानकारी लीक कर सकता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर ईएमपी प्रोटेक्शन, फराडे केज, ये सारी चीजें लगी हुई होती हैं। नेटवर्क जैमर्स भी होते हैं, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स जो कि हमेशा धरती की फोटो खींचती रहती हैं, हाई रेजोल्यूशन फोटो खींचती हैं, वो भी ऐसी जगह की साफ पिक्चर नहीं निकाल पाती, ये ब्लर ही आती हैं। इसके अलावा एक और चीज है जिसका इस्तेमाल होता है, वो है हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स और वेदर बैलून्स। मतलब वेदर बैलून्स तो सिर्फ कहने के लिए है, असल में उनका काम जो होता है वो थर्मल इमेजरी ही होता है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि चाइना के वेदर बैलून्स अमेरिका के ऊपर उड़ रहे थे, जिसे उन्होंने शूट डाउन कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि चाइना अमेरिका के आसपास वातावरण का पता लगाने गया था या मौसम से जुड़ी हुई रिसर्च कर रहा था? नहीं भाई साहब, वेदर बैलून्स तो सिर्फ कहने की चीजें हैं, इसकी आड़ में इस तरह के काम भी किए जाते हैं, यानी कि वेदर बैलून्स की मदद से जासूसी भी की जाती है। चलो एक और कमाल की बात बताता हूं, भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे से अपनी न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी साझा करते हैं। हाँ जी, एक एग्रीमेंट है जिस पर साइन 31 दिसंबर 1988 को हुए थे और ये 27 जनवरी 1991 से इफेक्टिव है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अपनी न्यूक्लियर जानकारी क्यों साझा कर रहे हैं? तो जी उसके पीछे का कारण है कि गलती से युद्ध के समय ऐसी जगहों पर हमला नहीं करना है जो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर साइट है, यानी जहां पर सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, मतलब जिनसे बिजली वगैरह बनाई जाती है, या यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट है, या रिसर्च फैसिलिटीज हैं। ऐसी जगहों पर जो कि डिक्लेयर्ड है वहां हमला नहीं करना है, चाहे युद्ध की ही स्थिति क्यों ना हो। और इसके अलावा जो अनडिक्लेयर्ड साइट है वहां आप हमला कर सकते हो, क्योंकि उस स्थिति में दूसरा देश ये कह सकता है कि भैया हमें तो पता ही नहीं था कि वहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं, बाकी आप वही समझदार। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसमें पहला ये है, क्या परमाणु बम एक्सीडेंटल रूप से फट सकता है? तो नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है। क्या परमाणु बम अंतरिक्ष से फेंका जा सकता है? तो वेल इसके बारे में अमेरिका और रशिया दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, करीबी थी, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने इसको शायद प्रैक्टिकल नहीं करा है। फिर इसके बाद आता है, क्या न्यूक्लियर मिसाइल को मिड एयर में इंटरसेप्ट किया जा सकता है? तो वेल बिल्कुल किया जा सकता है और मार के गिराया भी जा सकता है। फिर आता है, क्या किसी देश के पास मोबाइल न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम है? तो हाँ बिल्कुल है, भारत के पास भी है, चाइना के पास भी है, रशिया, अमेरिका सबके पास है। और यहाँ पर मोबाइल लॉन्च सिस्टम का मतलब है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि क्या कोई परमाणु बम चोरी हो सकता है? तो वेल इतिहास में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर का एक वॉरहेड खो गया था। अब वो खो गया था या चोरी हो गया था, इसका आज तक किसी को नहीं पता। फिर आता है, क्या एक छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब शहर को तबाह कर सकता है? तो हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। अब सवाल आता है कि क्या मिसाइल को मिड एयर रोका जा सकता है? तो देखो जी, न्यूक्लियर मिसाइल के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज लगाई जाती हैं, यानी कि अगर लगे कि भाई मिसाइल हमने फायर तो कर दी लेकिन वो दूसरे देश पर जाकर ना गिरे तो अबॉर्ट किया जा सकता है, यानी कि मिसाइल को रोका जा सकता है और न्यूक्लियर धमाका नहीं होगा। अब ऐसा किसी देश ने प्रैक्टिकली करके देखा है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मिसाइल अबॉर्ट की जा सकती है। क्या न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने के लिए हमेशा 2 आदमी चाहिए? तो देखो एक 2 मैन रूल है। मैं आपको कुछ किताबों के नाम बताऊंगा, आप उन्हें पढ़ो, वहां पर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर लास्ट सवाल आता है कि क्या हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब एआई के हाथों में है? तो वेल अभी
अभी तो किसी देश ने ये काम किया नहीं है और आगे का पता नहीं। अब बात कर लेते हैं उन किताबों की जिसमें आपको न्यूक्लियर बॉम्ब के लॉन्च प्रोसेस और इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। हाँ जी, लेकिन किताबों के बारे में बताने से पहले जरूरी जानकारी। इस वीडियो से जुड़ा हुआ सारा रिसर्च मटेरियल आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़ी हुई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं आपको कुछ किताबें सजेस्ट कर देता हूँ, जिसमें पहली है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी इन मॉडर्न एरा बाय विपिन नारंग। अच्छी किताब है, काफी डिटेल में जानकारी दी हुई है। और अगर आपको कहानी के स्टाइल में जानकारी चाहिए तो एक किताब है पीटर ई डेविस की, ऑपरेशन क्रोम डोम के ऊपर। आप वो पढ़ लीजिए। न्यूक्लियर मिसाइल बॉम्ब से लेकर आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ये वो किताबें हैं जिनमें आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर पूछें। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।